अस्सलाम वालेकुम। रुकनुद्दीन बेबरस किस्त नंबर 3। जिन दिनों बेबरस को मिस्र में लश्करियों का सलार आला मुकर्रर किया गया था, उन दिनों आलम इस्लाम की हालत बड़ी तशवीशनाक थी। मंगोल जो अपने आप को कहरे खुदाबंदी समझते थे, मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होते हुए उन्होंने बुखारा, समरकंद, बलख, निशापुर, हेरात, रे, कज़ोवन और दूसरे बेशुमार शहरों और कस्बों को जलाकर राख कर दिया था। वहाँ के बाशिंदों में अक्सर को तहे तेख किया। इस कत्ल आम में मर्द, बच्चे, बूढ़े, बीमार, माजूर किसी की तखसीस ना की। जो लोग किसी तरह कत्ल होने से बच गए, उनको ग़ुलाम बना लिया गया। पहले चंगेज़ खान ने मुसलमानों पर यलगार करता रहा। इसके बाद इसका पोता हलाकू खान आलम इस्लाम पर चढ़ दौड़ा और एक जरार लश्कर के साथ इस्लामी ममालिक पर इस हौलनाक यलगार का आगाज़ किया, जिसने अब्बासी खिलाफत को खस व खाशाक की तरह बहा कर रख दिया। हलाकू खान बगदाद पर हमलावर हुआ। बगदाद की इसने ईंट से ईंट बजा कर रख दी और अब्बासी खलीफा को उसने कत्ल कर दिया। बगदाद शहर का तबाह होना और खलीफा का कत्ल होना कोई मामूली सा सहाना नहीं था। इससे आलम इस्लाम में कोहराम मच गया, क्योंकि अब्बासी खलीफा की कमज़ोरी के बावजूद इसे रूहानी तौर पर सारे इस्लामी दुनिया का फरमान रवा समझा जाता था और बड़े बड़े बाजबरूत मुसलमान हुक्मरान और फातेह इसके सामने गर्दनें झुकाते थे। इससे खलत और सनत हुकूमत हासिल करना अपने लिए बाइस सआदत समझते थे। खलीफा को कत्ल और बगदाद को बर्बाद करने के बाद हलाकू का लश्कर इराक के दूसरे शहरों की तरफ बढ़ा। तबाही और बर्बादी, खून रेजी और जहालत हर तरफ फैलाते चले गए। चंद दिन अरियान, नसीबीन और हरान के बारौनक शहरों की ईंट से ईंट बजा दी और वहाँ के बाशिंदों को नहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जिस वक्त हलाकू खान बगदाद इराक के दूसरे शहरों को बर्बाद कर चुका था, तब वो शाम की सरजमीनों में दाखिल हुआ। वहाँ भी लर्जा खैर वाक़यात आदा किया। अब मंगोल इराक और शाम में दुनदनाते फिर रहे थे। उनकी निगाहें अब मिस्र पर जम गई थी, इसलिए शाम को फ़तह करने के बाद फ़लस्तीन से होते हुए वो मिस्र का रुख करना चाहते थे। मिस्र में इस वक्त चूँकि हुक्मरान नौ उमर सुल्तान था, लिहाजा सारे सलारों ने आपस में मशवरा किया कि अनकरीब मंगोल मिस्र पर हमला आवर होने की इब्तदा कर देंगे। लिहाजा मिस्र का सुल्तान किसी तजर्बाकार शख्स को बनाना चाहिए। चुनांचे ये फ़ैसला किया गया कि मौजूदुद्दीन, जो इससे पहले नौ उमर सुल्तान का एक तरह से शरीक कार और मददगार था, इसे मिस्र का सुल्तान बना दिया गया और बेबरस को मिस्र के सारे लश्करियों को सलार आला रखा गया। मौजूदुद्दीन मलक मुजफ्फर के नाम से मशहूर हुआ। दूसरी तरफ मंगोल इराक और शाम को पामाल करते हुए फ़लस्तीन में नमूदार हुए। फ़लस्तीन में अपने कदम जमाने के बाद अब उनकी निगाहें मिस्र पर जम चुकी थी और वो हर सूरत में मिस्र पर कब्ज़ा करना चाहते थे, इसलिए कि फ़लस्तीन और मिस्र के दरमियान सराय सीना नाम का एक छोटा सा रेगिस्तानी टुकड़ा ही हायल था और मंगोलों को पुख्ता यकीन था कि वो इस सराय टुकड़े को पार करके फ़िरौनों की सरजमीन में कदम रख कर वहाँ भी काबिज़ हो जाने में कामयाब हो जाएंगे। वो ये भी सोच रहे थे कि अब मुसलमानों के बजाय दरिया नील में उनकी कश्तियाँ चला करेंगी। मंगोलों की इस यलगार को रोकने के लिए अब मिस्र का नया सुल्तान मलिक ज़फ़र और सलार आला बेबरस दोनों मिलकर अपने लश्कर की तादाद बढ़ाने के साथ उनकी तरबियत का काम सर अंजाम देने लगे थे। आखिर फ़लस्तीन में कदम जमाने के बाद हलाकू ने मिस्र पर कब्ज़ा करने का फ़ैसला कर लिया। उसने मिस्र के सुल्तान के नाम एक ख़त लिखा, जिसका मज़मून ये था, ये उसका फरमान है जो सारी दुनिया का आका है। अपनी शहर पनाहें मुनहदम कर दो, इताअत कबूल कर लो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें अमन और चैन से ज़िंदा रहने दिया जाएगा। अगर तुमने ये बात ना मानी तो फिर तुमको जो कुछ पेश आएगा वो बुलंद व बाला और जादवानी आसमान के अलावा कोई नहीं जानता। मंगोल अरवाह परस्त है। उनका कीदा था कि कायनात की हर शय एक रूह रखती है।
نیکی اور بد روحوں کو انسانوں کی زندگی پر بڑی حد تک غلبہ حاصل ہے۔ جادوانی بلند اور بالا آسمان کی روح ان کے ہاں سب سے بڑی اور طاقتور خیال کی جاتی تھی۔ اس بنا پر منگول اس کی قسم کھایا کرتے تھے۔ ہلاکو خان کے خط لے کر اس کے سفیر مصر میں داخل ہوئے، کیونکہ ابھی تک کسی مسلمان حکمران نے اکڑی ہوئی گردن میں خم نہیں ڈالا تھا، لہذا وہ بڑے اکڑ کر چل رہے تھے۔ ان کا یہ رویہ انتہائی درجہ گستاخانہ تھا، اور جب انہیں مصر کے سلطان معز الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے آداب شاہی کا خیال کیے بغیر ہلاکو خان کا خط معز الدین کے سامنے پھینک دیا، جو ملک ظفر کے نام تھا، جو مصر کا سلطان تھا۔ اس موقع پر مصر کے سلطان ملک ظفر کی آنکھیں غصے میں شعلہ برسا گئی تھی، تاہم اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، صبر کیا۔ اس وقت بیبرس لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن صبر اور تحمل سے کام لیا گیا۔ ہلاکو کا خط سن کر مصر کے سلطان ملک ظفر نے ہلاکو کے سفیروں سے کہا، ہم نے ہلاکو خان کا کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ مصر کو اپنے حال پر چھوڑ دے، ہمارے امن و امان میں خلل نہ ڈالے۔ اس پر ہلاکو خان کے ان سفیروں میں سے ایک جو ان کا سرکردہ تھا غصے میں لال بھبوکا ہو گیا، چلا کر کہنے لگا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا وہی حشر ہو جو بغداد کے مغرور خلیفہ کا ہو چکا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ وہ خوب جانتا ہے تم جیسے خود سر حکمران اور اس کی رعایا سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔ مصر کے سلطان ملک ظفر نے ان سفیروں کو بڑا سمجھایا کہ اپنی روش سے باز آ جائیں، لیکن ان کا لب و لہجہ ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا۔ اس موقع پر ملک ظفر نے اپنے بہت سے سالاروں سے مشورہ کیا اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اکثر سالاروں کی رائے یہی تھی کہ منگولوں کی غیر مشروط اطاعت قبول کر لینی چاہیے، اس میں بہتری اور بھلائی ہے۔ اپنے سالاروں کے ان الفاظ پر بیبرس آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا اور ہلاکو خان کے سفیروں کے سامنے چھاتی تانتے ہوئے اور جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مصر مسلمانوں کی آخری امید گاہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم سر سے کفن باندھ کر لڑیں گے۔